हाय गाइस। देखो वी ऑलरेडी नो कि एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात हमको ये पता है कि अगर हमने एक करंट कैरिंग वायर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया उस पर फोर्स भी लगेगा। बात समझ आया? नाउ ये जो आइडिया है ये ध्यान से सुनो। अभी अगर मैंने दो करंट कैरिंग वायर्स को पास पास रख दिया, जैसे कि यहाँ पर हमने दोनों को पैरेलली एक दूसरे के साथ में रखा है हमने, तो होगा क्या? एक बार ये सोच के देखो। देखो ये जो करंट कैरिंग वायर दिख रहा है, लेट्स से ये अपने थ्रू I1 करंट फ्लो करवा रहा है, तो अपने चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो दूसरा करंट कैरिंग वायर है इसके थ्रू I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इस रीजन में, ये जो रीजन दिख रहा है तुमको, इस रीजन में इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, I1 वाले करंट कैरिंग वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसके थ्रू I2 करंट फ्लो कर रहा है और इस रीजन में I1 वाले करंट के मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट है, तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो एक सिंपल सी बात है, अगर एक करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स लगाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको एक्सटर्नल होना पड़ेगा, किसी और का मैग्नेटिक फील्ड होना पड़ेगा। तो इस वायर पे, I2 वाले वायर पे I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये जो I1 वाला वायर है इस पे I2 वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगा। बात समझ आया मैंने क्या कहा? पक्का? ओके। अभी हम इस एपिसोड में सीखेंगे क्या? अभी हम ये देखेंगे कि पहले वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर प्रोड्यूस होता है उसके कारण इस वाले वायर पे कितना फोर्स लगता है। सिमिलरली इस वायर के लिए इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर पे कितना फोर्स लगाता है। ठीक है? अच्छा, अभी इसी डायग्राम का अगर मैं टॉप व्यू देखूँ, कौन सा व्यू देखूँ? टॉप व्यू, ध्यान से देखना। अगर हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है, इफ आई सी फ्रॉम टॉप, तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा कि जो दोनों करंट है वो मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी डायग्राम को हमने यहाँ पर बना के रखा, दिख रहा है यहाँ पर? ओके, ये दिख रहा है। यहाँ पर क्या है देखो, ये एक डॉट है, ये दूसरा डॉट है। लेट अस से इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? लेट अस से इसके थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है, और इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2 करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो दो डॉट्स दिख रहा है इसका मतलब ये है कि ये दोनों करंट हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हम ये निकालेंगे कि ये जो दूसरा वायर है, सेकेंड वाले वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या बोला मैंने? सेकेंड वाले वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा? दूसरे वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये जो दूसरा वायर है, ध्यान से देखना, ये अपने चारों तरफ कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। टेक्निक मैंने सिखाया था, टेक योर राइट हैंड, पुट योर थंब along the direction of current and curl your fingers. So if I put my thumb along the direction of current and if I curl my fingers, तो दिख रहा है यहाँ पर बहुत बढ़िया सा एक डायग्राम है। रेड कलर में ये जो तुमको सर्कल दिख रहा है, दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल लुक अराउंड दिस करंट कैरिंग वायर। ठीक है? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइनली जब इस वायर के थ्रू पास करता है, ये जो दूसरा वायर है इसके थ्रू पास करता है, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ध्यान से देखो, B1 लिखा हुआ यहाँ पर, दिख रहा है? B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वायर कैरिंग करंट I1, राइट? तो I1 करंट कैरिंग वायर के लिए I2 करंट कैरिंग वायर की जगह पर B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस B1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? दैट इज म्यू नॉट I1 divided by 2 pi r. Do you agree with this? Because इस वायर का इस जगह से डिस्टेंस कितना? r डिस्टेंस पे, तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इतना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है? तो B1 का जो डायरेक्शन दिख रहा है, ये जो रेड कलर का एरो दिख रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ B1। करंट का डायरेक्शन किस तरफ है देखो ध्यान से, ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये जो तुमको डॉट दिख रहा है, ये डॉट I2 करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। इज दैट क्लियर? तो एक करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है, क्या लगता है? फोर्स दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इक्वल टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या लगता है? I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो मैंने माना कि चलो मैं ये जो दूसरा वायर है जिसके थ्रू I2 करंट फ्लो कर रहा है, उसके L लेंथ पे कितना फोर्स लगता है वो निकाल लेता हूँ। क्या बोलूंगा मैं? उसके L लेंथ पे कितना फोर्स लगता है वो निकालूंगा। तो लेट अस से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं L लेंथ मानता हूँ, है ना? तो इस लेंथ पे, L लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है वो हमको बताना है। अच्छा, ये करने के पहले मैं तुमको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि इस I1 वाले वायर के कारण इस I2 वायर वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये जो वायर दिख रहा है, हर एवरी पॉइंट ऑन द I2 वाला वायर
इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द I1 वाला वायर, आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी होगा तो इस जगह पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, इस जगह पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, इस जगह पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, और B1 लिखता हूँ, चलो B1 लिखता हूँ, और इस B1 का वैल्यू कितना होगा, B1 का वैल्यू होगा म्यू नॉट I1/2πr। बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पर I2 वाला वायर प्रेजेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द वायर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम I1 वाला वायर। तो I1 वाले वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द I2 वाला वायर, मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, राइट। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट I1/2πr। इज दैट क्लियर? तो इस I2 वाले वायर की L लेंथ में, अगर मैं L लेंथ मानता हूँ, ये L लेंथ है, ए भी मान लेता हूँ, इस L लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा वो लिखते हैं सबसे पहले। ध्यान से देखो, तभी अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ F इन दिस केस, है ना, तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो, I2 लेंथ क्या है L, मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पर B1 लिख सकता हूँ, बिकॉज ये जो B1 है ये पहले वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर, बिकॉज L क्रॉस B को खोलोगे तो साइन थीटा, जो थीटा होगा दैट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। L वेक्टर किस तरफ होता है, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ये डॉट दिख रहा है, डॉट तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, इसी तरफ करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरफ L वेक्टर है, एंड B1 वेक्टर इस तरफ है, एंड डेफिनेटली L वेक्टर एंड B1 वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दैट इज I2 लेंथ L लिख दिया, एंड B1 के जगह चलो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2πr लिख सकते हैं। तो फाइनली जो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है, मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन द I2 वाला वायर, है ना, फोर्स ऑन द I2 वाला वायर, उसका वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट I1 इनटू I2, है ना, डिवाइडेड बाय 2πr। सो ये हो गया हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन। ध्यान से देखो, दिस इज द फोर्स वाला एक्सप्रेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड F2 का डायरेक्शन वी ऑल नो, F2 का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, L क्रॉस B करके देखो, तो L वेक्टर जो है वो तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, B1 वेक्टर इस तरफ है, तो अगर मैं L क्रॉस B करूंगा तो थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2। दिख रहा है, F2 का डायरेक्शन दिख रहा है। सो ये जो फोर्स है ये बेसिकली I2 वाले वायर पे लग रहा है, राइट, दिस इज द फोर्स। अच्छा, यहाँ पर एक L छूट गया यार, एक L लिखना चाहिए, सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द I2 वाला वायर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का? अभी हम इस आइडिया को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर हमने ये निकाला कि I2 वाले वायर पे कितना फोर्स लग रहा है। द सेम स्टोरी इज ऑल्सो वैलिड फॉर I1 वाला वायर, बिकॉज I1 वाला वायर जिस रीजन में प्रेजेंट है उस रीजन में I2 वाले वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी I1 वाले वायर पे फोर्स लगेगा। मैं पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं बना रहा, जस्ट समझने का कोशिश करो। अभी हम ये निकालना चाहते हैं, ये जो I1 करंट कैरी कर रहा है, राइट, मैं चलो यहाँ पर लिख के रखता हूँ, ये जो I1 करंट कैरी कर रहा है, इस I1 करंट कैरिंग वायर पे इस करंट कैरिंग वायर के लिए कितना फोर्स लगता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो I2 करंट कैरिंग वायर दिख रहा है, इसके कारण इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस तरफ प्रोड्यूस होगा, एक बार ये सोचो। जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। तो अगर ये तुम्हारा करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गोल घूम के यहाँ से ऐसे करके पास करेगा, है ना। दैट मीन्स इस रीजन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना। इस रीजन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेकंड वायर, ठीक है ना। तो मैं इस जगह को मिटा देता हूँ, क्लमजी नहीं बनाता, तो थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा। तो I2 वाले वायर की इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है B2 वो इस तरफ है। B2 का वैल्यू कितना होगा सबको पता है, I2 वाला वायर एक इनफाइनाइट वायर है, तो R डिस्टेंस पे, है ना, इस वायर से इस जगह का डिस्टेंस कितना, R डिस्टेंस है, तो R डिस्टेंस में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2πr लिख सकते हैं। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अभी ध्यान से देखो कि इस वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखना। तो L वेक्टर किस तरफ है, ये जो डॉट दिख रहा है ये तुम्हारा तरफ पॉइंट कर रहा है, B2 वेक्टर इस तरफ है, राइट। सो अभी L क्रॉस B अगर करोगे, चलो L क्रॉस B2 करो, जस्ट टेक योर राइट हैंड, अभी करो, यूज योर राइट हैंड, L वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर करोगे तो थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है अभी इस वक्त वो कुछ इस तरह है,
बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? द फोर्स इज बेसिकली एक्टिंग along दिस डायरेक्शन. दिस इज द फोर्स ऑन द F1 वाला वायर, मतलब 1 वाले वायर पे F1 फोर्स लग रहा है. ठीक है, अभी अगर तुम F1 का फोर्स निकालना चाहो कि यार भाई F1 का वैल्यू कितना होगा, एक बार फोर्स ऑन द I1 वाला वायर, मतलब F1 मतलब I1 वाले वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इस करंट होगा I, इसका लेंथ मैंने L मान लिया, ठीक है ना, L लेंथ पे ही फोर्स निकालते हैं. एंड मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, दूसरे वाले करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड V2 हम लिखेंगे. V2 का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख कर रखा है, फटाफट लिखते हैं. दैट इज I1 L एंड B2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज 2 पाई आर. चमका. अच्छा, अभी इसको अगर मैं सजा के लिखूँ, F I1 फोर्स ऑन द I1 वाला वायर, वो कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट I1 इंटू I2 L डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. देख रहे हैं, देखो पीपल, आई वांट टू टेल यू समथिंग, तुम इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, प्लीज फोकस ऑन दिस एक्सप्रेशन, है ना, एंड प्लीज फोकस ऑन दिस एक्सप्रेशन, और इस बात को समझो, ये दोनों जो फोर्सेस का एक्सप्रेशन है, ये तुमको क्या बता रहा है, ये तुमको ये बता रहा है कि I2 वाले वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और I1 वाले वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है. दोनों का डायरेक्शन देखो, बोथ द डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है. एंड ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले वाले वायर ने दूसरे वाले पे जितना फोर्स लगाया, दूसरे वाले वायर ने भी पहले वाले पे उतना ही फोर्स लगाया, बट द फोर्स आर एक्टिंग एक्चुअली इन अपोजिट डायरेक्शंस. द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. ये लाइन कभी सुना है तुमने? Come on, Newton's third law of motion, to every action there is equal and opposite reaction. And वही चीज़ है भाई, अगर I2 वाला वायर I1 वाले वायर पे फोर्स लगाता है, by न्यूटन्स थर्ड लॉ I1 वाला वायर भी I2 वाले वायर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा. और ये जो तुमको Fi2 Fi1 दिख रहा है, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर. एक वायर ने दूसरे पे अगर फोर्स लगाया था, दूसरा भी पहले वाले पे वायर पे फोर्स लगाएगा. दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, दोनों का डायरेक्शन देखो, दे आर अपोजिट टू ईच अदर. तो ध्यान से इस बात को याद रखना कि ये जो दो फोर्सेस है, देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, और ये जो फोर्स है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ. दैट इज द रीजन दोनों फोर्सेस सेम है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना? ओके फाइन, चलो यहाँ तक लिख के रखो अच्छे से. उसके बाद कुछ छोटे मोटे और 2-3 पॉइंट्स है, ये बताता हूँ, ठीक है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम लोगों को बता के रखना चाहूँगा. एक बार हमने जो जस्ट नाउ जो अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन किया, अगर तुम एक बार थोड़ा ध्यान दोगे, तो दोनों वायर्स, बोथ द वायर्स, द करंट वाज बेसिकली फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. मतलब ये वाला केस डिस्कस किया था, I1 एंड I2 बोथ ऑफ देम वेर फ्लोइंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, और हमने ये डिड्यूस किया तो एक वायर दूसरे वायर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. बोथ द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर. अभी अगर तुम्हारा सिनेरियो थोड़ा बदल जाता है कि एक वाले वायर पे I1 ऊपर भेज रहे हैं और दूसरे वाले वायर पे जो करंट I2 फ्लो कर रहा है वो अगर नीचे जा रहा है, तो सीन कैसा होगा. देखो ये तुम्हारे लिए है, तुमको सिर्फ यहाँ पर फोर्सेस का डायरेक्शन चेक करना है कि फोर्सेस किस तरफ एक्ट कर रहा है. और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि एक वायर दूसरे वायर को क्या करता है, रिपेल करता है. जैसे कि पहले वाले केस में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने देखा कि दोनों फोर्सेस, दोनों वायर्स के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव है. अगर तुमने दोनों वायर्स में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, तो ये तुम करके देखोगे और तुम ये रियलाइज करोगे कि दोनों वायर्स के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, दे आर बेसिकली रिपल्सिव इन नेचर. तो इस बात को कैसे याद रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने हमेशा क्या पढ़ा था कि अपोजिट्स अट्रैक्ट, यहाँ ठीक उल्टा होता है, अपोजिट्स रिपेल. बस इलेक्ट्रोस्टैट्स का ठीक उल्टा, ऐसे याद रखना है कि अपोजिट्स हमेशा क्या करेगा, अपोजिट्स हमेशा अट्रैक्ट करना चाहिए, पर इस केस में उल्टा होता है, अपोजिट्स रिपेल करेगा. ध्यान से देखो, यहाँ पर करंट जो है दे आर फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर, और यहाँ पर करंट जो है दे आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन बट दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. ठीक है, इस बात को याद रखना. यहाँ पर बहुत बढ़िया से एक लाइन दिया हुआ है, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल, राइट, जो मैंने तुमको जस्ट नाउ बताया. नाउ हमने जो अभी फोर्स डिस्कस निकाला था, दैट वाज फोर्स ऑन ए लेंथ L. ठीक है, याद है ना, हमने L लेंथ पे फोर्स निकाला था. तो वो फोर्स का जो एक्सप्रेशन था, चलो मैं लिख के देता हूँ, वो फोर्स का एक्सप्रेशन था F दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट था, म्यू नॉट दैट वाज I1 इंटू I2 इंटू L डिवाइडेड बाई क्या था, दैट वाज 2
पाई आर तक, ठीक है ना। अभी अगर मैं एफ बाई एल कर दूँ, क्या कर दूँ, एफ बाई एल, इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है और उसका वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट, दैट इज I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई आर लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स पर यूनिट लेंथ छोटा f12 से रिप्रेजेंट किया है, जिसका वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो इस एक्सप्रेशन को भी हम डिफाइन करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये बहुत ही एक क्या बोलूँ मैं, फेमस एक्सप्रेशन है, बिकॉज इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से हम एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। याद रखना इस चीज़ को, एम्पेयर जो है इट इज़ वन ऑफ द 7 SI बेस यूनिट्स। याद है ना, 7 बेस यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एम्पेयर इज वन ऑफ द 7 SI बेस यूनिट्स। और एम्पेयर का जो डिफिनेशन है वो हम इस पर्टिकुलर रिलेशन से डिफाइन करते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 वायर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास 2 वायर्स हैं और अगर हमने इनको वैक्यूम में रखा और इनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना मेंटेन किया, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मीटर अपार्ट। हमने दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा, 1 मीटर अपार्ट रखा। तो अगर इन दोनों वायर्स के बीच 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन्स पर मीटर इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ, 2 वायर्स हैं, दोनों को हमने वैक्यूम में रखा, यहाँ देखो वैक्यूम में रखा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना मेंटेन किया, 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन किया। और अगर हमको ये दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन्स पर मीटर, दैट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर इतना फोर्स लग रहा है, उस वक्त दोनों वायर्स के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम 1 एम्पेयर बुलाएंगे। दैट इज हाउ 1 एम्पेयर इज डिफाइंड। दैट इज हाउ दिस इज फंडामेंटल, ये जो SI बेस यूनिट, वन ऑफ द 7 SI बेस यूनिट एम्पेयर, इसको डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल है। एक बार हमने एम्पेयर को डिफाइन कर दिया तो हम कॉलम को भी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज 1 एम्पेयर, द क्वांटिटी ऑफ द, व्हाट इज 1 कॉलम इन दिस केस, ध्यान से देखो, द SI यूनिट ऑफ चार्ज namely the column can now be defined in terms of ampere. When a steady current of 1 ampere is set up in a conductor, the quantity of charge that flows through its क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज 1 कोलम। सो 1 कोलम जो है दैट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। और इसको हमने एम्पेयर को यूज करके डिफाइन किया कि अगर किसी वायर के थ्रू 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस वायर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 सेकेंड में 1 कोलम चार्ज क्रॉस ओवर कर रहा है, पास कर रहा है। बात समझ में आया, इज दैट क्लियर, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, इस चीज को अच्छे से लिख कर रखो, जस्ट राइट इट डाउन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये याद करो कि हमने जो अभी फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वो ऐसा था, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, है ना। इतना छोटा वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। जस्ट इमेजिन कितना छोटा है 10⁻⁻7। ये म्यू नॉट खुद इतना छोटा है कि अगर मैं इस फोर्स का वैल्यू निकालूँ, I1 I2 का वैल्यू स्पुट करके, R का वैल्यू स्पुट करके अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, तो जनरली इसका जो वैल्यू निकलता है, जो फोर्स का वैल्यू निकलता है, वो बहुत बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकलता है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, बिकॉज म्यू नॉट का वैल्यू इतना छोटा होने के कारण। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसको रियलाइज करना, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आज मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पर हमको एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है और वो एक्चुअली कैसे बिहेव करता है, वो हमको दिखाई देगा। बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से सुनो। देखो ऐसा है कि तुमको क्या क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तुमको एक सॉफ्ट स्प्रिंग चाहिए, ठीक है ना, यू नीड ए सॉफ्ट स्प्रिंग। तुमको एक DC बैटरी सोर्स चाहिए, DC बैटरी सोर्स, एक बाउल चाहिए, और कुछ मर्क्यूरी, सम अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी चाहिए, लिक्विड मर्क्यूरी चाहिए। ठीक है, तो हमको करना क्या है, देखो इस स्टैंड से हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को हैंग कर देंगे। ठीक है, ये दिख रहा है, स्प्रिंग को हैंग कर देंगे, ओके। और इसके नीचे हम एक बाउल रखेंगे और बाउल में हम बाउल को हम मर्क्यूरी से भर देंगे। ठीक है, स्प्रिंग को हैंग करेंगे, इसके नीचे हम एक बाउल रखेंगे और बाउल के अंदर हम मर्क्यूरी डाल देंगे। और हमको सेटअप पे थोड़ा ध्यान देना, और इसमें ध्यान देना कि स्प्रिंग का जो बॉटम टिप है, ये टिप दिख रहा है, ये जो बॉटम टिप है, फिर से ध्यान से सुनना, स्प्रिंग का जो बॉटम वाला टिप है, ये टिप जो है ये मर्क्यूरी के सरफेस को जस्ट टच करेगा,
क्या करेगा? जस्ट टच करेगा। ये जो मर्क्यूरी का तुमको लेवल दिख रहा है ना इस बाउल में, इस सरफेस को जस्ट टच करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सेटअप है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो एक बैटरी सोर्स है उसका एक टर्मिनल हम स्प्रिंग के एक एंड के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा टर्मिनल जो है वो एक की के थ्रू पास करके दूसरा टर्मिनल मर्क्यूरी में हम डुबा देंगे। बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है उसको मर्क्यूरी में डुबा देंगे। और बात को समझो, ये जो मर्क्यूरी है ये बेसिकली इस सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ये मर्क्यूरी के थ्रू स्प्रिंग का जो बॉटम एंड है और बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है इट विल बी कनेक्टेड। मर्क्यूरी सॉल्यूशन के थ्रू स्प्रिंग का जो बॉटम एंड है और बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है दे विल बी कनेक्टेड। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? पक्का? सो दिस इज द सेटअप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी सुनो, अभी अगर ये जो की है इस की को अगर मैं बंद कर देता, ठीक है, मतलब अगर मैं सर्किट को ऑन कर देता हूँ तो होगा क्या? सर्किट ऑन होने के साथ साथ ध्यान से देखो, यहाँ से करंट फ्लो करना चालू करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करना चालू करेगा और ये जो टिप है और जो स्प्रिंग का बॉटम टिप है ये दोनों कनेक्टेड है, तो करंट ऐसा फ्लो करना चालू करेगा और स्पाइरल के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो करना चालू करेगा। डू यू एग्री विद दिस? है ना, स्पाइरल के थ्रू करंट फ्लो करना चालू करेगा। Now I want you people to focus on the direction of current which is flowing through the spiral. किसी भी दो कंसेक्यूटिव स्पाइरल पे ध्यान, किसी भी दो कंसेक्यूटिव स्पाइरल में अगर ध्यान दो तो इस स्पाइरल में करंट जिस तरीके से फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एग्जैक्टली उसके नीचे वाले स्पाइरल में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बात को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इस स्पाइरल और इस स्पाइरल को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो इस स्पाइरल में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस स्पाइरल में एग्जैक्टली करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वी आर लुकिंग एट टू वायर्स व्हिच आर कैरिंग करंट एग्जैक्टली अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन? As because these two spirals are carrying current along the same direction, मैंने क्या बोला था, सेम होने से मैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो पहला वाला स्पाइरल दूसरे वाले स्पाइरल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम और इनफैक्ट हर स्पाइरल के बीच, बिटवीन ऑल द स्पाइरल्स देयर विल बी अट्रैक्शन एंड सडनली ये स्प्रिंग क्या कर जाएगा, एंड सडनली ये स्प्रिंग क्या कर जाएगा, स्क्वीज कर जाएगा, झटके में स्क्वीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स हर जितने सारे स्पाइरल्स हमको दिख रहे हैं, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड द स्प्रिंग विल सडनली गेट स्क्वीज्ड। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? अभी ये सोच के देखो कि अगर स्प्रिंग स्क्वीज कर जाएगा, अगर उसका लेंथ छोटा हो जाएगा, सो व्हाट विल हैपन विद द टिप? याद है ना मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि सेटअप ऐसे बनाना है कि ये जो टिप है ये जस्ट मर्क्यूरी के सरफेस को टच करता रहे। तो स्क्वीज होने के साथ साथ क्या होगा, ये जो टिप है ये मर्क्यूरी सरफेस से ऊपर उठ जाएगा, ये और मर्क्यूरी में डूबा हुआ नहीं रहेगा। अगर ये टिप मर्क्यूरी में डूबा हुआ नहीं है, so what will happen? The current flow through the circuit will stop because the circuit has basically broken down. तो current flow करना बंद हो जाएगा, current flow करना बंद हो जाएगा, so what will happen to the current flowing through the spirals? ये भी जीरो हो जाएगा। and what will happen to the spring? वो जो squeeze हो गया था वो अभी relax होना चालू होगा, spring फिर से थोड़ा सा लंबा होना चालू होगा और ये टिप फिर से जाके क्या हो जाएगा, उस मर्क्यूरी में डूब जाएगा। डूबने के साथ साथ फिर से करंट क्या हो जाएगा, इस स्पाइरल के थ्रू फ्लो करना चालू करेगा, फिर से स्प्रिंग क्या करेगा, स्क्वीज कर जाएगा, फिर से ये टिप उठ जाएगा, फिर से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, फिर से ये डूब, फिर से क्या होगा, ये स्प्रिंग रिलैक्स करना चालू करेगा, फिर से ये जो टिप है डूबना चालू करेगा। तो ये जो साइकिल है ये साइकिल कंटिन्यू करते जाएगा, वन आफ्टर अनदर। तुमको बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा कि स्प्रिंग फिर से स्क्वीज हो रहा है, फिर गिर रहा है, फिर स्क्वीज हो रहा है, फिर गिर रहा है। एंड इट क्लियरली डिपिक्ट्स द आइडिया कि इफ देयर आर टू करंट कैरिंग वायर्स एंड बोथ ऑफ देम आर कैरिंग करंट एग्जैक्टली along the same direction, they will attract each other and the force responsible for this attraction is the magnetic force. बात समझ में आ रहा है? ये जो बहुत बढ़िया से एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से तुमको आराम से बहुत अच्छे से ये दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एपिसोड को मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं तुम पढ़ रहे हो, तुम देख रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है, बिकॉज अगर तुम ढंग से समझोगे ना कुछ डाउट तो दिमाग में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। क्लोजिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।